अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर सलामती हो, अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बच्चों, आज लेक्चर नंबर 12 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने लिखा हुआ है जनाब, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बड़ी दफ़ा बोर्ड में आया बेटा। क्या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बयान कर दें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बयान कर दें। सो दिस इज द टॉपिक, दिस इज द टॉपिक दैट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को बयान करें। डन। और इसके 4 लेवल्स हैं। पहला लेवल प्राइमरी, तो दूसरा सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। आज के इस लेक्चर नंबर 12 में मैं सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बयान करने जा रहा हूं, क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ज़्यादा लेंथी है और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अकेला 4 मार्क्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आ जाता होता। डन पुत्र। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स क्या है? प्राइमरी कहते हैं बेटा बेसिक को। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के ये देखिए 4 लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। लेकिन मैं इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में आपको सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर करवा रहा हूं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर बजाते खुद वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसको इग्नोर नहीं करना। अच्छा, फिर मैं अक्सर कहता होता हूं कि बेटा बुक सामने रखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बुक से देखते जाओ। बुक सामने रखो, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बुक से देखते जाओ। तवज्जो है बेटा। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूं कि ज़रा किताब थोड़ी देर साइड पे रख दें, जब मेरा लेक्चर ख़त्म हो तब आपने उसकी रीडिंग करनी। डन। तो लेक्चर की तरतीब मेरी अपनी है, लाइंस आपकी किताब की हैं, लाइंस आपकी किताब की हैं, लेकिन तरतीब जो है बेटा वो मेरी अपनी है। मैं किसी लाइन को पहले तो किसी लाइन को बाद में समझाऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। गॉट इट? एक तो ये मक्खी आ गई, पता नहीं शायद मैंने मीठा ज़्यादा खाया हुआ। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये कह रहा था कि अभी बुक नहीं पढ़नी, ठीक है? मेरे साथ साथ पहले समझना है और उसके बाद इन दी एंड खुद से रीडिंग करनी है। समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजो, तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। मेरे चैनल के अबाउट में मेरा नंबर मौजूद है। बच्चों, पहला पॉइंट जिसे हम याद करेंगे वो ये है कि बुनियादी तौर पर प्रोटीन, चाहे हमें कोई गुच्छा नज़र आ रहा हो, कोई बड़ा ही कॉम्प्लेक्स गुच्छा, ये या फिर मुख्तलिफ गुच्छे आपस में मिक्स्ड हों, आपस में मिक्स्ड हों। तो मैंने अभी जिक्र कर दिया कि मुख्तलिफ गुच्छे अगर आपस में मिक्स्ड हैं तो बेटा इस स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह दोगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है? अब अगर मैं इन गुच्छों को सेपरेट करूं तो फर्ज करें 4 गुच्छे थे, तो 4 गुच्छों को मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर। ये जो एक गुच्छा है, ये जो एक गुच्छा है, तो मेरे बच्चों ये जो एक गुच्छा, यानी इसमें से 4 गुच्छे निकले तो एक गुच्छे को मैं बोल दूंगा टर्शरी स्ट्रक्चर। और अगर मैं इस गुच्छे को खोलूं तो ये गुच्छा एक कर्ल की तरह दिखेगा, ये होगा पुत्र सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और अगर मैं इस कर्ल को खोल लूं तो ये कर्ल, मुझे पता लगेगा अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड हुई हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है। इसको बोलूंगा मैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर। दोबारा सुन लें,
जब चार अदद गुच्छे आपस में जुड़े हुए थे तो वो होगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और अगर मैं इन गुच्छों को सेपरेट तो बेटा ज़्यादातर प्रोटीन्स क्वाटरनरी या टर्शरी स्ट्रक्चर में होते हैं। तो क्वाटरनरी मतलब चार टर्शरी आपस में जुड़े हुए हैं, और अगर मैंने टर्शरी को अलहदा किया तो टर्शरी एक गुच्छा था, टर्शरी को मैंने खींचा, वो तय दर तय एक गुच्छा था, उस गुच्छे को जब मैंने खींचा तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जब मैंने खींचा तो पता लगा वो अमीनो एसिड्स के जुड़ने से प्राइमरी स्ट्रक्चर बना हुआ था। कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ था? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो सुन लो, कहता है चाहे प्रोटीन्स कितनी ही कॉम्प्लेक्स आपको क्यों ना नजर आए, कहता है बेसिकली अ प्रोटीन कंटेन्स, बेसिकली एक प्रोटीन कंटेन्स बेसिक, देखो बुनियादी, क्वाटरनरी के अंदर टर्शरी, टर्शरी में सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर जो बुनियादी स्ट्रक्चर था वो असल में था पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्या थी मेरा बच्चा? पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना रही थी। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बना रही थी, तो उस चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कह दोगे। उस चेन को क्या कह दोगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। डन। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स की चेन। चेन कंटेन मैनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। कहता है ये जो चेन है, इस चेन में अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। बच्चों टोटल कितनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स थी? 20 टाइप्स थी। क्या थी मेरा बच्चा? 20 टाइप्स। तो हो सकता है पहली वाली 5th टाइप हो, तो सेकंड वाली 7th टाइप हो, तो ये वाली शायद 1st टाइप हो, तो ये वाली शायद 3rd टाइप हो। तो पता लगा अमीनो एसिड्स का एक खास सीक्वेंस है बेटा, एक खास सीक्वेंस है। तो ये देख लो, कहता है इट कंटेन्स नंबर 1 मैनी नंबर, यानी बेशुमार अमीनो एसिड्स, और फिर अमीनो एसिड्स के जो इकसाम जो आपस में जुड़ी हुई हैं उन इकसाम का भी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है। याद रखें ये अमीनो एसिड्स अपनी मर्जी से नहीं जुड़ी हुई, अमीनो एसिड्स अपनी मर्जी से नहीं जुड़ी हुई बेटा, एक खास सीक्वेंस है। हर प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, और अमीनो एसिड्स एक खास सीक्वेंस में जुड़ी हुई हैं। जिस तरह ये सीक्वेंस के अपने स्पेलिंग्स हैं ना, SEQUENCE, सीक्वेंस वर्ड के अपने खास स्पेलिंग्स हैं, खास अल्फ़ाबेट्स हैं। वो अल्फ़ाबेट्स का एक खास सीक्वेंस वर्ड बना रहा है, एक खास सीक्वेंस DESIGNED डिज़ाइंड एक खास सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस फॉल्स हुआ तो स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरह अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस खराब हुआ तो इट इज अ मिस्टेक। रिमेंबर दैट, इट इज अ मिस्टेक। तो मेरा बच्चा ये फिर मिस्टेक होगी, और अगर मिस्टेक हो गई तो प्रोटीन विल बी एबनॉर्मल। तो दोबारा सुन लें, बेसिकली बुनियादी तौर पर प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इस चेन में ढेर सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स अन्यवा नहीं होते। अमीनो एसिड्स की किस्म का 20 टाइप्स में से कौन सी टाइप पहली, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी, तो अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो भी खास होगा, स्पेसिफिक होगा। क्या होगा मेरा बच्चा? स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट, एक प्रोटीन का साइज कितना होगा? एक प्रोटीन का साइज कितना हो सकता है? तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज किस पे डिपेंड करता है?
प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज डिपेंड करता है नंबर 1 नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर तो अमीनो एसिड्स की तादाद हजारों में है या सौों में है, अगर ढेर सारी अमीनो एसिड्स हैं तो जितनी लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उतना ही वो तह दर तह होकर उतना ही वो एक कॉम्प्लेक्स गुच्छा बनाएगी, एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो जी हाँ, प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितनी है, अंदर अमीनो एसिड्स की तादाद कितनी है, अमीनो एसिड्स की तादाद कितनी है। इसके अलावा मेरा बच्चा, कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने वेलीन कह रहा हूँ, हमने पहली पढ़ी ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में H था अल्फा कार्बन के साथ, दूसरा H यहाँ पर अमीनो ग्रुप था और इधर था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो मेरे बच्चों ये थी ग्लाइसिन। तो एलानीन में यहाँ क्या आ गया था? अच्छा, ये ग्लाइसिन में दोनों तरफ H थे। तो पुत्र जी एलानीन में क्या हुआ कि एलानीन में यहाँ CH3 आ गया। अब 1 2 कार्बन हो गए बेटा। कितने कार्बन हो गए? 2। तो मॉलिक्यूल बड़ा हो गया ना। ये कहाँ पहले सिर्फ H है तो कहाँ ये हो गया है CH3, तो मॉलिक्यूल फैल गया है। अब हो सकता है यहां एक और कार्बन लग जाए, तो ये देखो अब मुझे जगह कम पड़ रही है मेरा बेटा। एल्काइल रेडिकल अगर कम कार्बन पर मुश्तमिल हुआ तो मॉलिक्यूल छोटा, और अगर एल्काइल रेडिकल बड़ा आ गया तो मॉलिक्यूल बड़ा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एल्काइल रेडिकल है, एल्काइल रेडिकल के साइज पर अमीनो एसिड का साइज डिपेंड करता है। अमीनो एसिड का साइज उसमें मौजूद एल्काइल रेडिकल पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज अंदर मौजूद टाइप ऑफ अमीनो एसिड पर डिपेंड करता है कि छोटी साइज वाली अमीनो एसिड है या बड़े साइज वाली अमीनो एसिड है। तवज्जो है बेटा? तो साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ अमीनो एसिड, कि बड़े साइज के अमीनो एसिड है या छोटे, जिसका एल्काइल रेडिकल में ज्यादा कार्बन है कि कम है। बाकी सारी चीजें तो सेम है ना पुत्र, अमीनो कार्बोक्सिल H और ये वाला कार्बन तो सब में सेम है। डिफरेंस कहां आना बेटा? डिफरेंस आना है एल्काइल रेडिकल R में। एल्काइल रेडिकल R में डिफरेंस आएगा। तो पुत्र साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ अमीनो एसिड and number of amino acids in a protein molecule। दोबारा हम यहां याद करने बैठे हुए। तो नंबर 1, बेसिकली प्रोटीन कंटेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड चेन? अमीनो एसिड्स की चेन्स। नंबर 2, चेन कंटेन मैनी नंबर, चेन कंटेन काफी ज्यादा तादाद ऑफ अमीनो एसिड्स एंड ऑल्सो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब पहली, दूसरी, तीसरी 20 टाइप्स है, एक खास टाइप्स का सीक्वेंस होगा। खास टाइप्स का क्या होगा? सीक्वेंस होगा। साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ अमीनो एसिड पर। ये टाइप से मुराद एल्काइल रेडिकल वाला है कि जिसमें बड़ा एल्काइल रेडिकल है या छोटा। एंड नंबर 2, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ज्यादा है तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बड़ा है, और अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कम है मगर टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स बड़े मॉलिक्यूल वाली जिसमें R के कई ज्यादा कार्बन्स हैं, तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल का साइज डिपेंड करता है इन 2 चीजों पर। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में तकरीबन 10,000 से ज्यादा टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। हमारी बॉडी में 10,000 से ज्यादा टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो मेरी बॉडी के अंदर 10,000 से ज्यादा टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। मेरे अंदर प्रोटीन्स की टाइप्स 10,000 से मोर हैं। और आपको पता है, जिस तरह ये एक मैंने वर्ड लिखा टीचर,
टीचर। अब इसी को अगर मैं बदल दूं तो ये बन जाएगा चीटर। टीचर को बदला, चीटर बन गया। अल्लाहु अकबर। तो पुत्र टीचर को बदला तो चीटर बन गया। असल में टीचर चीटर्स को रोकता है कि चीटिंग मत करो। तो ये देखो बेटा, अल्फाबेट्स वही हैं, अल्फाबेट्स वही हैं, तरतीब सीक्वेंस बदल गया तो कोई और वर्ड बन गया। इसी तरह 26 अल्फाबेट्स मुख्तलिफ तरीकों से जुड़कर मुख्तलिफ क्या बनाएंगे बेटा, वर्ड्स। तो पुत्र इसी तरह टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। तो अगर मैं ये जुमला इंग्लिश के लिए बोलूं तो मैं कहूंगा टोटल 26 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू मेक, या इन स्पेसिफिक अरेंजमेंट टू मेक स्पेसिफिक वर्ड। ये मैंने अल्फाबेट्स के लिए वर्ड बोला है, अल्फाबेट्स के लिए। टोटल 26 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स combine in different ways that a specific arrangement to make specific word। इसी तरह बेटा total 20 types of amino acids combine in different ways and those ways are specific arrangement। बेटा ये अन्यवा अरेंजमेंट नहीं होगी, specific arrangement होगी to make a specific protein, to make a specific protein। तो दोबारा सुन लें कि जिस तरह 26 अल्फाबेट्स मुख्तलिफ तरीकों से जुड़कर इतने वर्ड्स बनाती हैं कि डिक्शनरी ख़त्म नहीं हो रही होती, नित नए से नया वर्ड है, इसी तरह मेरा बच्चा टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स डिफरेंट तरीकों से कंबाइन होकर स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जुड़कर स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन। बच्चों ये प्रोटीन्स तो तब से बननी शुरू हो गई थी जब मेरा जाइगोट से क्या बन रहा था, एम्ब्रियो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन्स बनाने के जो कोड्स हैं वो मुझे मेरे माँ बाप ने स्पर्म और एग के जरिए दिए थे। तो जी हाँ, मेरे अंदर प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स के जो सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स, मेरी प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स के जो सीक्वेंसेस हैं, those sequences are designed by। तो ये जो खास सीक्वेंसेस हैं, प्रोटीन्स बनाने के जो खास सीक्वेंसेस हैं कि पहले नंबर पे कौन सी अमीनो एसिड आएगी, दूसरे पे कौन सी, तीसरे पे कौन सी, वो खास सीक्वेंस पुत्र, वो खास सीक्वेंस मेरे माँ बाप का दिया हुआ डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन, और उनके वो कोड्स बने हुए होते हैं। तो पुत्र डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के कोड्स के जेरे असर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन हमें मिलनी है। दोबारा सुन लें, टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं जो मुख्तलिफ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट कौन बताएगा? वो अरेंजमेंट बताएगा डीएनए। तो अगर डीएनए डिफेक्टेड है बेटा, अगर माँ और बाप का डीएनए डिफेक्टेड है तो बच्चे के अंदर हमेशा डिफेक्टेड प्रोटीन पैदा होगी। उस बीमारी को आप कहोगे कि जनाब वो बीमारी इनबॉर्न है, वो कॉन्जेनाइटल है, माँ बाप की जानिब से है जी, तवरसी है, हेरिडिटरी डिजीज है। कौन सी डिजीज है? हेरिडिटरी डिजीज। तो बच्चे मेरी प्रोटीन्स के जितने सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो सारे डिजाइंड हैं बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए, बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? करेक्ट सीक्वेंस, यही मैं बात कर रहा हूं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज नेसेसरी। करेक्ट सीक्वेंस किसी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में जो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉर व्हाई ड्यू फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटीन। किसी पर्टिकुलर प्रोटीन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है
कि उसके अमीनो एसिड्स की एक ख़ास सीक्वेंस हो और वो सीक्वेंस ख़राब ना हुआ हो, वरना स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। अगर अल्फ़ाबेट्स का सीक्वेंस ख़राब किया, स्पेलिंग मिस्टेक, टीचर नंबर काटेगा। तो इसी तरह मेरा बेटा, अगर अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस ख़राब हुआ तो पूरी की पूरी प्रोटीन क्या हो जाएगी? डिफेक्टेड हो जाएगी। डन। अभी भी किताब नहीं खोलनी, मैं पॉज करके बोर्ड मिटाकर दोबारा आ रहा हूं। बुक नहीं अभी खोलनी, जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा मैं खुद आपको इजाजत दूंगा कि मेरे बच्चों बुक खोल कर तो देख लो। अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई, हाफ ऑफ द टॉपिक हैज बीन डन, तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा शुरू से आ जाएं। लो मेरे बच्चों, अब आया वर्क ऑफ एफ सैंगर। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे एफ सैंगर। इन्होंने 10 साल मेरा बच्चा काम किया, 10 साल। ये जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, ये सालों की तहकीकात है बेटा इन साइंटिस्ट की। अब आप कह रहे होगे तहकीकात करके मुसीबत सन पा छड़ी, वैसे सही बात है। आगे जी, फ्रेडरिक सैंगर ने, एफ सैंगर ने वर्कड फॉर 10 years, और उन्होंने ये बात एक्सप्लेन की। अच्छा, ये कौन थे? ये पुत्र पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिटरमिन किए प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। इन्होंने कहा कि जनाब आली, प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स हैं जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए लिंक्ड हैं। ये सारी अमीनो एसिड्स हैं जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स भी इन्होंने बताया कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल ख़ास है। एक प्रोटीन का दूसरी प्रोटीन से ये सीक्वेंस मैच नहीं होता। एक प्रोटीन का सीक्वेंस जो है वो दूसरी प्रोटीन से मैच नहीं होता। जिस तरह एक वर्ड के जो स्पेलिंग्स हैं वो किसी दूसरे से मैच नहीं होंगे। आगे मेरा बेटा, इन्होंने इंसुलिन के बारे में तहकीकात की। इंसुलिन की टोटल अमीनो एसिड्स 51 है। टोटल अमीनो एसिड्स इंसुलिन में कितनी है? 51 है। और 2 अदद चेन्स हैं। कितनी चेन्स हैं बेटा? 2 अदद चेन्स हैं। तो टोटल चेन्स कितनी है? 2। अब 51 2 में डिवाइड हुई हुई है। कैसे? कि जो पहली चेन है उसमें 21 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बना रही है, और जो दूसरी चेन है वो 30 अमीनो एसिड्स, 30 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़कर, तो एक में 30 अमीनो एसिड्स हैं तो दूसरे में कितने हैं जी? 21 अमीनो एसिड्स हैं। डन। तो इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि जनाब टोटल अमीनो एसिड्स, इंसुलिन एक प्रोटीन है, कितने हैं जी? 51। इसमें टोटल चेन्स कितनी है जी? 2 है। और फर्स्ट चेन में 21 अमीनो एसिड्स हैं, सेकंड चेन में जनाब 30 अमीनो एसिड्स। क्लियर? और अब आ जाओ हीमोग्लोबिन पर। हीमोग्लोबिन, पुत्र एफ सैंगर ने बताया हीमोग्लोबिन में ये एक बड़ी प्रोटीन है। टोटल अमीनो एसिड्स कितनी है? 574 है। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फर्स्ट चेन ऑफ इंसुलिन में कितने जी? 21। सेकंड चेन में कितने जी? 30। टोटल अमीनो एसिड्स कितने जी? 51। टोटल चेन्स कितनी जी इंसुलिन में? 2। टोटल अमीनो एसिड्स इन हीमोग्लोबिन आर 574। कितनी चेन्स हैं जी? टोटल 4 चेन्स हैं। कितनी चेन्स हैं? टोटल 4 चेन्स हैं। तो 2 अदद अल्फा है और 2 बीटा है। ठीक है, तो हमने नेम्स भी रख दिए। अल्फा आपस में सिमिलर, बीटा आपस में सिमिलर। 2 अदद, देखो टोटल चेन्स 4, 2 अदद अल्फा चेन्स हैं और 2 अदद बीटा है। एक अल्फा में 141 अमीनो एसिड्स हैं, तो दोनों अल्फा में कितने हो गए? 141 इंटू 2। और इसी तरह ईच बीटा में, हर बीटा चेन में 146 हैं, तो 2 बीटा चेन में कितनी हो जाएंगी? 146 इंटू 2।
कितनी आ जाएंगी बेटा? 146 इंटू 2। क्लियर हो गया? हीमोग्लोबिन, फिर ना कहना खबर ना हुई। अल्लाह अकबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग प्लस एमसीक्यूज, एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब एक छोटी सी चीज रह गई है, वो ये है कि सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्लास 10th में भी गालिबन पढ़ा था। सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा बच्चा। तो क्या हुआ कि जो बीटा चेन है, कौन सी चेन? बीटा चेन नॉर्मल हीमोग्लोबिन की, किसकी मेरा बच्चा? नॉर्मल हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, देखो 2 अल्फा 2 बीटा है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है कि जो बीटा चेन है, पहली अमीनो एसिड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं एंड सो ऑन, जो नॉर्मल है उसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर? सिक्स्थ पोजीशन पर जो अमीनो एसिड जो लगी हुई है, उस अमीनो एसिड की किस्म का नाम है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में सिक्स्थ पोजीशन पर। नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में टोटल 146 अमीनो एसिड्स हैं। उन 146 की सिक्स्थ पोजीशन पर जो अमीनो एसिड है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। अगर ये नॉर्मल है बेटा तो हीमोग्लोबिन बिल्कुल नॉर्मल है। उस हीमोग्लोबिन को आपने ऑक्सीजन दिया है या नहीं दिया, वो नरम है। हीमोग्लोबिन एकदम नरम है, जिसकी वजह से जब रेड ब्लड सेल को किसी कैपिलरी में जाना पड़ता है तो वो बड़े आराम से रेड ब्लड सेल जो कि एक गोल शेप का है, वो जनाब वो फिस कर तो बुलेट शेप बनकर तो कैपिलरी के अंदर चला जाता है। वो कैपिलरी के अंदर बड़े आराम से चला जाता है क्योंकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन नरम है। उसको खिलौना लेकर दो या ना लेकर दो, वो बच्चा नाराज नहीं होता, बड़ा नरम बच्चा है, बड़ी नरम हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है या नहीं है। लेकिन सीक्वेंस जब खराब हुआ, जब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड खराब हुआ, मतलब सिक्स्थ पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिया किसने? वेलाइन ने। किसने? वेलाइन ने। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ गई? वेलाइन आ गई। तो जैसे ही वेलाइन आई बेटा, हीमोग्लोबिन हो गई जिद्दी। खिलौना लेकर दिया तो नरम यानी ऑक्सीजन, और अगर खिलौना ना लेकर दिया तो सख्त अकड़ जाना होता नहीं। बच्चे शॉपिंग मॉल में अकड़ जाते हैं, अम्मी मैं आगे नहीं जाना, मैनू पहले खिलौना ला के दे। बच्चों, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में सख्ती आ जाती है जब उसको ऑक्सीजन नहीं प्रॉपर मिलती। वो इतनी सख्त हो जाती, इतनी सख्त हो जाती है कि रेड ब्लड सेल जिसकी शक्ल यूं डंबल शेप्ड थी, वो रेड ब्लड सेल अकड़ कर पुत्र सिकल शेप्ड हो जाता है। सिकल उस हथियार को कहते हैं जिससे माली जो है वो घास वगैरह काटते हैं। तो पता लगा कि वो हीमोग्लोबिन इतनी सख्त हो जाती, इतनी सख्त हो जाती, इतनी सख्त हो जाती कि पहले रेड ब्लड सेल्स की शेप सिकल शेप हो जाती है, और अगर ज्यादा अकड़े तो रेड ब्लड सेल को बर्स्ट कर देती है। ज्यादा अकड़े तो रेड ब्लड सेल बर्स्ट हो जाता बेटा, रेड ब्लड सेल फट जाता है, जिसकी वजह से जनाब रेड ब्लड सेल्स की तादाद में कमी आ जाती है और सिकल सेल एनीमिया बीमारी होती है। अच्छा, एनीमिया रेड ब्लड सेल्स की कमी कई दूसरी वजूहात की बुनियाद पे हो सकती है, लेकिन अगर सिकल की वजह से हो, सिकल सेल हीमोग्लोबिन की वजह से हो, तो ये मौरूसी बीमारी है, हेरिडिटरी बीमारी है। माँ बाप से डीएनए गलत मिला था बच्चे को, जिसकी वजह से उसके अंदर प्रोटीन, डीएनए का सीक्वेंस गलत, बच्चे में प्रोटीन की अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस गलत, और जब सीक्वेंस गलत बेड़ा गर्क हो गया, वो बच्चा बेचारा वो सिकल सेल की बीमारी का शिकार है। तो बेटा इतनी इंपॉर्टेंस है किसकी?
अमीनो एसिड्स के करेक्ट सीक्वेंस की। इसी के साथ ही आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ख़त्म हुआ। अब आप अपनी किताब खोलकर पढ़ सकते हो। लुब्बे लुबाब बताऊं सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया ये था कि प्रोटीन्स बेसिकली अमीनो एसिड्स की आपस में जुड़ी गई लॉन्ग चेन्स पर मुश्तमिल हैं। इन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं, और इन चेन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो ख़ास है, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है। और तीसरा पॉइंट, अगर ये सीक्वेंस ख़राब करोगे पूरी की पूरी प्रोटीन ख़राब हो जाएगी। पहला पॉइंट अमीनो एसिड्स की चेन्स पर मुश्तमिल। दूसरा पॉइंट, अमीनो एसिड्स की जो अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक है, डीएनए डिज़ाइन करता है। और तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट ख़राब करोगे प्रोटीन पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। इसी के साथ ही सर अफजल को इजाज़त दीजिए आज के लेक्चर से। अल्लाह निगहबान आप सबका। आई लव ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह करीम तुम लोगों के ढेर सारे अच्छे नसीब करे और ढेरों ढेर खुशियाँ दे। खुदा हाफ़िज़।